आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड सरकार ने भू कानून ला दिया है। धामी कैबिनेट की तरफ से इसे मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन क्या ये वो भू कानून है या होगा जो उत्तराखंडी मांग रहे हैं? ज्यादातर मीडिया की खबरों में इसे सख्त भू कानून के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? वैसे तो भू कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसकी पूरी डिटेल अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि ये उसी लाइन पर है जो यहाँ के लोग मांग रहे थे। आगे हम इस भू कानून में क्या बड़े प्रावधान किए जा रहे हैं उन पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन ये जो सख्त भू कानून के तौर पर पेश किया जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ा जा सकता है, और इसकी आशंका इसलिए है क्योंकि अब तक ये लूप होल छोड़ा जाता रहा है। अलग राज्य उत्तराखंड बनने के बाद से यहाँ के भू कानून में कई बदलाव किए गए। राज्य सरकारें कड़ा भू कानून कहती रहीं, लेकिन एक प्रावधान के बूते जमीनों के खरीद फरोख्त का खेल चलता रहा, और अब धामी सरकार का भू कानून भी ये रास्ता खुला रख सकता है। अगर वो धारा नहीं हटाई गई जो शुरुआत से अभी तक चली आ रही थी, तो ये लूप होल इसमें भी रह सकता है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को बाहर रखे जाने की आखिर क्या वजह है। हमारी कोशिश इस रिपोर्ट में ये बताने की भी है कि धामी सरकार जो भू कानून ला रही है उसमें उत्तराखंड के लिहाज से सख्त होने के लिए क्या क्या नियम और शर्तें होना जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में भू कानून का मतलब सिर्फ बाहरियों से जमीन की खरीद फरोख्त रोकना नहीं है। यहाँ जमीनों का संकट इतना बड़ा हो चुका है कि अब इन्हें बचाने के लिए और संरक्षण के लिए भी प्रावधान करने की जरूरत होगी। तो चलिए धामी सरकार के भू कानून को लेकर जो भी जानकारी सामने आई है उसके आधार पर समझते हैं कि ये सख्त भू कानून में क्या कोई खेल हो भी सकता है या नहीं। सबसे पहले आपको ताजा अपडेट दे दें। प्रदेश भर में भू कानून के लिए चल रहे आंदोलन का असर होता दिख रहा है। 19 फरवरी यानी बुधवार को धामी कैबिनेट ने भू कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब इस मसौदे को विधानसभा के पटल पर इसी बजट सत्र में रखा जाएगा और ये लगभग तय है कि इसे पास भी कर दिया जाएगा। अब क्योंकि इसके बहुत ज्यादा नियम सार्वजनिक नहीं हुए हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल अभी निकल कर नहीं आई है, लेकिन कुछ प्रमुख प्रावधान जरूर पता चले हैं। अब इस भू कानून की सख्ती समझने की शुरुआत इन्हीं प्रावधानों को जानने से करते हैं। धामी कैबिनेट ने भू कानून के जिन प्रावधानों को मंजूरी दी है उनके मुताबिक हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर 11 जिलों में कृषि और बागवानी के लिए बाहरी राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे। अगर कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति किसी और काम के लिए जमीन खरीदना चाहता है तो उसे सरकार से परमिशन लेनी होगी। धामी सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की तरफ से लागू भू कानून के सभी नियमों को निरस्त कर दिया है, यानी कि अब राज्य में 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद की मंजूरी नहीं दी जाएगी। जमीन खरीदने का एक शपथ पत्र भी बाहरी राज्यों के लोगों को देना होगा। धामी कैबिनेट ने तय किया है कि जमीन की चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी। अब जिलाधिकारी यानी डीएम जमीन खरीद फरोख्त की परमिशन अपने स्तर पर नहीं दे पाएंगे, बल्कि बाहरियों के जमीन खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड रखने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। दूसरी तरफ सभी डीएम बाहरियों की जमीन खरीद की रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पर रेवेन्यू काउंसिल और सरकार को भी देंगे। वहीं जो जमीन निकाय क्षेत्रों के अधीन है उसे सिर्फ तय शर्तों के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर आप कारोबार जैसे उद्देश्य के लिए जमीन ले रहे हैं तो इसका इस्तेमाल दूसरे काम के लिए नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो उस जमीन को सरकार अपने में निहित कर देगी। ये तो वो कुछ प्रावधान है जो इस नए भू कानून से छन कर आए हैं। अब जरा इन नियमों का भी विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये भू कानून आखिर कितना सख्त है।
पहली नजर में अगर देखें तो धामी सरकार का ये भू कानून एक मजबूत दिशा में बढ़ता नजर आता है। बाहरियों के जमीन खरीदने पर रोक और उसके लिए निगरानी तंत्र बनाने का फैसला अच्छा दिख पड़ता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ सवाल उठता है कि बाहरियों से जमीन तो बचा लेंगे, लेकिन उसे संवारेंगे कैसे? एक जवाब बंदोबस्त और चकबंदी हो सकता है, लेकिन ये काम इतने आसान भी नहीं है। 1960 के बाद यहाँ बंदोबस्त नहीं हुआ है। ऐसे में इसमें सरकार को बहुत ज्यादा मेहनत और समय लगने वाला है। दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि वो चकबंदी करेगी, जो कि एक बहुत स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन क्या सरकार ईमानदारी से इसे लागू करवाने की कोशिश कर पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहाड़ में चकबंदी के प्रयास पहले भी हुए, लेकिन कुछ दिन के शोर के बाद सब ठंडे बस्ते में चला गया। दूसरी चुनौती खुद यहाँ के लोगों से है। पहाड़ में आज भी गोल खाते की व्यवस्था है और इस गोल खाते की वजह से संयुक्त परिवारों के नामों से जमीन है। ऐसे में एक व्यक्ति चकबंदी के लिए अगर तैयार हो भी जाए तो दूसरा इससे इनकार कर सकता है और चकबंदी फेल हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकारों को स्वैच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य चकबंदी यहाँ पर लागू करनी चाहिए। अब इस पर सरकार का नजरिया सारे प्रावधान आने के बाद ही पता चलेगा। एक सवाल जो आपके मन में उठ सकता है कि ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार को क्यों छोड़ा गया है, तो इसका जवाब पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दे दिया है। उन्होंने बताया कि क्योंकि इन दो जिलों में औद्योगिक विकास सिड़कुल भी है, तो ऐसे में इनके लिए अलग से फैसले लिए जाएंगे और ये फैसले लेने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। ऊपरी तौर पर देखें तो लगता है कि इन दो जिलों को सख्त भू कानून से ज्यादा छूट दी जा सकती है, यानी कि यहाँ पर जमीन की खरीद फरोख्त को थोड़ा आसान रखा जा सकता है। ऐसा शायद इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि 2003 में जब एनडी तिवारी सरकार ने सख्त भू कानून के नियम लाए थे, तो सबसे ज्यादा विरोध इन दो जिलों और देहरादून से ही हुआ था। दूसरी तरफ बाहरियों के जमीन खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड रखने की पहल भी सराहनीय है, लेकिन इनका विस्तार अंतिम प्रारूप में कैसे किया जाता है वो देखना भी जरूरी होगा। खैर, ये तो बात हो गई जो प्रावधान आए हैं उनमें क्या अच्छा है और क्या संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन अब जरा बात करते हैं उन आशंकाओं की जिनमें इन नियमों के बावजूद ये तथाकथित सख्त भू कानून हल्का पड़ सकता है। उत्तराखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना खुद का भू कानून नहीं है। हम 24 साल से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम 1950 में ही संशोधन करते आ रहे हैं। इसके अलावा कूजा एक्ट भी यूपी सरकारों की देन है। अब धामी सरकार भी संशोधन का रास्ता अपनाती है या फिर पूरी तरह से नया भू कानून लेकर आती है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस बात का सबसे ज्यादा डर है वो है धारा 2। इसके नुकसान को समझने के लिए आपको पहले इसका इतिहास जानना होगा। दरअसल जब 2002 में उत्तराखंड की पहली निर्वाचित सरकार का गठन हुआ तो नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने। तब उन्होंने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन अधिनियम 2003 अध्यादेश लाया। इसमें प्रावधान किया गया कि कोई भूमि विक्रय, उपहार, वसीहत, पट्टा कब्जे सहित बंधक अथवा अधिकृत और अन्य किसी भी प्रकार से अकृषिक व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ये वो कड़ा नियम था जिसे पूरे उत्तराखंड पर लागू किया गया था। इसमें आज की तरह नगरीय क्षेत्रों को बाहर नहीं रखा गया था, लेकिन ये अध्यादेश आया ही था कि इस पर बवाल मचना शुरू हो गया। बवाल को शांत करने के लिए 2003 में विजय बहुगुणा कमेटी बनाई गई और इसी कमेटी ने एक बड़ा लूप होल छोड़ दिया जो आज तक जारी है। एनडी तिवारी सरकार के विधेयक में बहुगुणा कमेटी ने धारा 2 जोड़ दी। धारा 2 में कहा गया कि ये कानून पूरे उत्तरांचल में लागू होगा, लेकिन इसमें नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा शामिल नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि भविष्य में जो क्षेत्र समय समय पर निकायों में शामिल किए जाएंगे उन पर भी ये लागू नहीं
नहीं होगा। और यही वो नियम था जिसने लूट का ऐसा रास्ता छोड़े रखा जिसे बदलने का कष्ट किसी भी सरकार ने नहीं किया। भुवन चंद्र खंडूड़ी की सरकार आई तो उसने बाहरियों की जमीन खरीदने की 500 वर्ग मीटर की सीमा को 250 वर्ग मीटर कर दिया, जिसका स्वागत पूरे उत्तराखंड में हुआ। हालांकि खंडूड़ी सरकार ने भी धारा 2 को जस का तस रखा। वही धारा 2 जिसमें नगरीय क्षेत्र की जमीन की खरीद की खुली छूट थी। 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सत्ता में काबिज हुए तो उन्होंने सबसे पहले धारा 2 का फायदा उठाया। अब क्योंकि नगर निकायों के बाहर जमीन की खरीद फरोख्त पर सख्ती थी तो उन्होंने प्रदेश के 13 में से 12 जिलों के 385 गांवों को नगर निकायों में शामिल कर दिया और इस तरह उन्होंने 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की खरीद फरोख्त का रास्ता खोल दिया। और यही खतरा आज भी है। धामी सरकार ने भी निकाय क्षेत्रों की जमीन की खरीद फरोख्त पर कोई सीमा नहीं लगाई है। सिर्फ इतना कहा है कि जो जमीन खरीदी जाएगी, जिस उद्देश्य के लिए खरीदी जा रही है, उसके अलावा उसका दूसरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर धामी सरकार ने भी धारा 2 को जस का तस रखा तो राज्य के दूसरे इलाकों की खरीद फरोख्त पर रोक बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रह जाएगी, क्योंकि सरकार जब चाहेंगी तब गांवों को नगर निकायों में शामिल कर सकती हैं और इससे वहां उसके लिए बाहरियों के हाथ जमीन बेचना आसान हो सकता है। दूसरी तरफ उत्तराखंडी मांग उठा रहे थे कि उत्तराखंड का भू कानून हिमाचल की तर्ज पर आए, लेकिन अभी तक इसकी झलक धामी सरकार के भू कानून में कम ही नजर आई है। हिमाचल के भू कानून में सेक्शन 118 है जो कि यहाँ की जमीन को बचाने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें प्रावधान किए गए हैं कि हिमाचल का नागरिक भी अपने नाम की जमीन किसी गैर हिमाचली को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। वो ना गिफ्ट के तौर पर और ना ही लीज पर अपनी जमीन किसी बाहरी को दे सकता है। यहाँ तक कि अपनी वसीयत में भी एक हिमाचली गैर हिमाचली को जमीन नहीं दे सकता। अब इसमें धामी सरकार के भू कानून की तुलना करें तो साफ है कि कैबिनेट की तरफ से पास नियमों के मुताबिक सिर्फ बाहरियों के जमीन खरीदने पर रोक होगी। इससे यह आशंका जरूर बन जाती है कि क्या उत्तराखंड का कृषक अपनी जमीन किसी बाहरी को तोहफे में दे सकता है? अगर हाँ तो कितना मुश्किल होगा किसी अमीर बाहरी को पैसों का लालच देकर या धोखे से राज्य के निवासी से जमीन ले लेना। दूसरी तरफ हिमाचल के भू कानून में पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए भी जमीन बाहरी को नहीं बेची जा सकती है। अगर धामी कैबिनेट से मंजूर नियमों के मुताबिक रोक सिर्फ बाहरियों के खरीद फरोख्त पर है तो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए चोर रास्ता तो फिर भी बच जाता है। कोई बाहरी उत्तराखंडी कृषक को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है और जमीन ले सकता है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि हर वो रास्ता बंद किया जाए जिससे उत्तराखंडी कृषक की जमीन बाहरी के हाथ में ना जा सके। अब ये किया जाता है या नहीं ये तो कानून सार्वजनिक होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये कुछ आशंकाएं हैं जो अगर सच हुई तो ये धामी सरकार का ये कानून सिर्फ नाम मात्र का सख्त होगा और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे उत्तराखंड की जमीन को बहुत ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। हालांकि जब तक पूरा ड्राफ्ट नहीं आता तब तक ये सिर्फ आशंकाएं हैं और ये सच कितनी होती हैं या झूठ कितनी निकलती हैं वो पूरे ड्राफ्ट को देखने के बाद ही पता चलेगा। धामी कैबिनेट ने जिस भू कानून को पास किया है उसे अभी सख्त भू कानून कहना जल्दबाजी होगा। जब तक हर एक प्रावधान सामने नहीं आ जाता तब तक वो सारी आशंकाएं जीवित हैं जिन पर हमने अभी चर्चा की। दूसरी तरफ राज्य सरकार को यह भी समझना होगा कि उत्तराखंड को सिर्फ हिमाचल सा नहीं बल्कि उससे भी कड़ा भू कानून चाहिए। एक ऐसा भू कानून जिसमें ना सिर्फ जमीन की लूट रोके जाने के इंतजाम हो बल्कि इन जमीनों को संवारने के भी प्रावधान किए जाएं। पहाड़ में बंजर पड़ी खेती का समाधान करना आज जरूरी है। पलायन कर गए लोगों को पहाड़ में बागवानी की तरफ आकर्षित करने के लिए प्रयास करने होंगे। ये सही बात है कि उद्योग धंधों को नहीं रोका जा सकता और नहीं रोका भी जाना चाहिए, लेकिन पहाड़ के मुताबिक उद्योग धंधे लगे ये भी सुनिश्चित करना सरकार का ही काम है। धामी सरकार जो भू कानून लाएगी वो तभी सख्त कहलाएगा
करेगा जब वो दूसरे हिमालयी राज्यों की तरह ही यहाँ पर भी कड़े प्रावधान करेगा, जब उस कानून में यहाँ की जमीन संवारने और पलायन रोकने के लिए कारगर नियम बनाए जाएंगे। वन कानूनों के नाम पर और दूसरे नियमों के आधार पर उत्तराखंडी अपनी ही जमीन पर उगे पेड़ नहीं काट सकते। नतीजा ये है कि यहाँ काफी कृषि जमीन पर पेड़ उगाए हैं और खेत मालिक इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। सरकार को चाहिए कि इस तरह के कानूनों में जरूरी बदलाव किए जाएं और वही नियम लाए जाएं जो न सिर्फ यहाँ की जमीन बचाए बल्कि उसे सुधारने पर भी फोकस करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बाहरियों के जमीन खरीदने पर रोक तो लगा देंगे, लेकिन जंगल में तब्दील हो रही जमीनों को आखिर कैसे बचाएंगे? ये सरकार को सोचना होगा। और जब तक सरकार ये सोचती है और नया भू कानून लेकर आती है, तब तक आप भू कानून की अब तक की पूरी जर्नी को समझ लीजिए। हमने अपने इस रिपोर्ट में भू कानून की अब तक की पूरी यात्रा पर बात की है। जरूर देखें और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उत्तराखंड का भू कानून कैसा होना चाहिए। अपने सुझाव जरूर दें और साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट समझ और पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब विधानसभा के पटल पर भू कानून आएगा तो हम उसका भी विस्तार से और बारीकी से विश्लेषण करेंगे। तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।